नमस्कार मैं हूँ लेखराम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बी.कॉम सेकेंड ईयर या बोल सकते हो 11वीं 12वीं बी.कॉम सेकेंड ईयर और एम.कॉम सिलेबस में जो प्रबंध का विषय में से एक प्रबंध का चैप्टर है, उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा। ये थ्योरी में आते हैं, अगर 11वीं 12वीं पढ़ेंगे तो 11वीं 12वीं में भी आपका आ जाता है प्रबंध, और बी.कॉम सेकेंड ईयर में ये 15 नंबर का आएगा और एम.कॉम में यही 16 नंबर में आएगा। तो जितने भी विद्यार्थी 11वीं से हो या 12वीं से हो या फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो, बी.कॉम से या एम.कॉम से हो, जिसमें से भी हो विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रबंध के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा। पूरे डिटेल में बताया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, प्रबंध के टॉपिक पर आते हैं। जैसे हमारा चैप्टर है प्रबंध में से प्रायः प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं प्रबंध से आप क्या समझते हो, प्रबंध के कार्य एवं उद्देश्यों को लिखिए, ऐसा बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं प्रबंध के कार्यों एवं महत्व एवं सीमाओं को बताइए, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब प्रबंध के अंतर्गत से एक क्वेश्चन उठेगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, प्रबंध से एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 15 नंबर में बी.कॉम सेकेंड ईयर में और एम.कॉम से बी.कॉम सेकेंड ईयर में इसको आपको लिखना है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये आपके जो सेकेंड ईयर है उसमें क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, वो बोल सकता है आपको प्रबंध से आप क्या समझते हो। यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन दे सकता है प्रबंध से आप क्या समझते हो, प्रबंध का अर्थ परिभाषा बताइए, उसकी विशेषताएं, कार्य को लिखे, ऐसा करके बोल देगा आपको। या बोलेगा प्रबंध कला और विज्ञान है, सविस्तार वर्णन करो, कुछ भी बोल सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें से एक क्वेश्चन लगेगा, 15 नंबर में एक क्वेश्चन आएंगे। आपको जितना मैं लिखाया हूँ ये सारे को आपको लिखना होगा, तब जा करके आपको 15 में 12-14 नंबर मिलेगा। ऑलराइट, ठीक। तो चलो सबसे पहले प्रबंध के अर्थ से शुरुआत करते हैं। प्रबंध का आशय, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, प्रबंध से आशय दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध क्या बता रहा है, प्रबंध से आशय दूसरे व्यक्तियों से, किसी अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध क्या बोल रहा है, प्रबंध से आशय किसी दूसरे व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति इधर जो खड़ा होता है या कोई रहता है, उससे काम कराने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल किया जाता है कि कंपनी के कर्मचारियों से किस तरह से अच्छे से काम करवाना है। प्रबंध के अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल किया जाता है, प्रबंध के अंतर्गत उस सारे बातों को शामिल किया जाता है कि जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी काम कर रहा है, उससे किस तरह से काम करवाया जाए, बहुत अच्छे से काम करवाया जाए, इस बात को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद इसे में बताया जा रहा है जिससे कम से कम समय और कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक, तो है हमारा प्रबंध का अर्थ। एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। प्रबंध से आशय इसमें क्या बताया, प्रबंध से आशय किसी दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध से आशय दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला से है। ठीक है जी। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई अन्य किसी कंपनी के कर्मचारियों से, किसी कंपनी के कर्मचारियों से किस तरह काम कराया जाए, उसको किस तरह से काम कराया जाए कि काम अच्छा से अच्छा हो और बहुत बेहतरीन हो। और साथ साथ इस बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जिस दूसरे कर्मचारियों से हम काम करवा रहे हैं, उसी कर्मचारी से एकदम कम समय पर, कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उत्पादन करवाया जाए और लाभ कमाया जाए। यही है प्रबंध का अर्थ। तो ये प्रबंध का अर्थ हो गया। अब इसके बाद इसका परिभाषा देखते हैं। मैं हेनरी फ्योल का परिभाषा दिया हूँ आपको, इसी तरह से परिभाषा आपको कम से कम 4 परिभाषा याद करना होगा। चाहे बी.कॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर मुझे देख रहे होंगे तो आपको कम से कम 4 परिभाषा याद करना होगा। एम.कॉम के स्टूडेंट भी कम से कम 4 परिभाषा याद कर लें कि 11वीं 12वीं के स्टूडेंट देख रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 परिभाषा याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा में बोला हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना। प्रबंध का आशय और क्या बात है, पूर्वानुमान लगाना, मतलब अनुमान लगाना। अनुमान किसका, भविष्य का, भविष्य का अनुमान लगाने के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो अनुमान लगाते हैं ना, पहले क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं,
है कि नहीं। जैसे कल बारिश होगा कि नहीं, अभी मौसम खराब है, कल बारिश होगा कि नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं कल बारिश होगा कि नहीं, ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी को बोल रहे हैं कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना। पूर्वानुमान लगाने के बाद योजना बनाना है, योजना प्लानिंग करना है। और साथ में क्या बोला, आदेश देना और समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है, नियंत्रण करना है, ठीक है, नियंत्रण करना। इसी को एक बार और पढ़ते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, उसके बाद आपका आएगा आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। एकदम परिभाषा सेम टू सेम याद किया जाता है, एकदम सेम टू सेम याद करेंगे। आप भी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी का परिभाषा याद करते हैं या करेंगे तो परिभाषा एकदम सेम टू सेम याद किया जाता है, वो माइंड में बैठाया जाता है। ऑल राइट, वैसे ही करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है, ठीक है जी। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बोल रहा हूँ। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करने से है। ये उसका परिभाषा है, किसके अनुसार, हेनरी फ्योल के अनुसार, ठीक। तो मैंने आपको प्रबंध का अर्थ बता दिया, उसके परिभाषाएं बता दिए। अब प्रबंध के अंदर घुसते हैं कि हम कर्मचारी से अगर काम करवाते हैं तो उससे किस तरह से अच्छा काम करवाएं और उसको प्रेरित करें कि वो काम को अच्छे से करे, कम समय पर काम को अच्छे से करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ प्राप्त करके दे, है कि नहीं, यही चाहेंगे ना, ठीक। तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, प्रकृति। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति में सबसे पहला है प्रबंध एक पेशा है। क्या बोले, प्रबंध एक पेशा है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, प्रबंध की प्रकृति और उसका विशेषताएं या लक्षण एक ही जैसा होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत शब्दों का ऊपर नीचे होता है जिसको आप डील करते समय बना लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे पॉइंटों को याद करके रखना है, सारे पॉइंटों को याद करके रखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। फाइन, सारे पॉइंट को याद करके रखेंगे। तो सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति आ गया। प्रबंध की प्रकृति अगर याद कर लेते, प्रबंध की प्रकृति आपसे याद हो जाता है तो संभवतः आपसे उसकी विशेषताएं या लक्षण भी याद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। जैसे देखिए, मैं दोनों को साथ साथ बताते चलूँगा, ठीक है। जैसे प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की प्रकृति में पहला पॉइंट है प्रबंध एक पेशा। प्रबंध एक क्या है, पेशा है। मतलब प्रबंध के अंतर्गत पेशावर व्यक्ति होते हैं जो लगातार कार्य को करते रहते हैं। प्रबंध के अंतर्गत पेशावर व्यक्ति होते हैं जो लगातार काम को करते रहता है, काम लगातार निरंतर चलते रहता है। कम समय पर कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जा सके, ठीक। अब दूसरा, प्रबंध एक प्रणाली है। मैंने बताया प्रणाली, प्रणाली मतलब लगातार चलते रहना। प्रबंध एक ऐसा काम करवाते हैं कर्मचारी से जो लगातार काम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, प्रक्रिया से चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है प्रबंध के अंतर्गत काम। जैसे आप कुछ काम करवा रहे हो, ठीक है, जैसे आप कुछ काम करवाते हो, कुछ भी काम ले लो, जैसे लिपाई पोताई का ले लो, दिवाली आ रहा तो लिपाई पोताई का ले लो, तो आपका काम लगातार चलते रहना चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। काम को किस तरह से कम समय पर बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाए, मतलब काम आपको लगातार चलते रहना चाहिए। अतः प्रबंध एक क्या है, प्रणाली के रूप में भी काम करता है, ठीक। अब उसके बाद आ जाएंगे प्रबंध कला और विज्ञान है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, इसी में से प्रश्न बनाते हैं। प्रबंध कला और विज्ञान है, इससे आप क्या समझते हैं, प्रबंध कला है व प्रबंध विज्ञान है, इसको समझाइए करके प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या बोला, प्रबंध एक कला है और प्रबंध एक विज्ञान है, इससे आप क्या समझते हो, क्या समझते हो प्रबंध, आपसे पूछ रहा हूँ। कला मतलब सर्वोत्तम ढंग से करना और विज्ञान मतलब उसको तकनीक के द्वारा। अरे बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कला का मतलब होता है, बोलो चलो तुम्हारा ही आवाज आएगा, बोलो तुम बहुत अच्छे से। मतलब किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना। हाँ, विज्ञान मतलब उसको तकनीक। वेल डन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से दिया आंसर, ठीक है। प्रबंध कला और विज्ञान है बोला है, मतलब प्रबंध के अंतर्गत आप जो भी काम करते हैं कलात्मक तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करना आपको कुछ भी काम को। जैसे आप उत्पादन कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो प्रबंध के अंतर्गत जितने भी काम करवाए जाते हैं उस सारे कामों को सर्वोत्तम तरीके से बेहतरीन तरीके से करवाया जाता है और साथ साथ आधुनिक रूप से नए नए तौर तरीके से काम को संपन्न करने में सहायता मिलती। अतः यह कला और विज्ञान है, समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद आ जाएंगे प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा है, इससे आप क्या समझते हो।
जन्मजात अर्जित मतलब उसे अर्जित भी कर सकते हैं और जन्मजात भी रहते हैं मतलब हाँ करेक्ट। प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा है कहने का मतलब, तुम जाओ, प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रबंध के अंतर्गत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास जो हुनर होता है, काम करने की कला होता है, वो जन्म से ही होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रबंध के अंतर्गत कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से जन्म से ही गुण आ जाते हैं, जैसे शिक्षक है ना, शिक्षक के पास गुण आ जाते हैं। और जैसे डांस करने वाला नृत्यक है, नाचने वाला जी डांस करने वाला हो तो डांस करते है वो अपने आप ही सीख जाता है। गाने वाला सिंगर है वो भी अपने आप सीख जाता है ना। पिता होते हैं तो वो भी हाँ जन्मजात मतलब जैसे वो बोलते नहीं पुरखौती उरखौती वाला, ऐसा नहीं बोलते हैं, उसी टाइप का है। मतलब जो पहले से हुआ रहता है, पहले दादा था फिर वो उसका बेटा हुआ फिर उसका बेटा हुआ, ऐसा प्रक्रिया चलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी इस टाइप का। मतलब जन्मजात अर्जित प्रतिभा कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से ही या जन्म के साथ ही कुछ कलाएं प्राप्त हो जाती है, कुछ गुण उनको प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध के कार्यों को संपन्न कराया जाता है। ठीक, ऐसा होता है। अब उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, प्रबंध सार्वभौमिक है। पांचवा पॉइंट क्या है, प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक 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 समझ गए ना, सभी जगहों पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर प्रबंध ना होता हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर प्रबंध ना रहे, अतः प्रबंध सभी जगहों पर होता है। क्लियर, ठीक। अब उसके बाद प्रबंध निर्देशन है। निर्देश दिया जाता है प्रबंध के अंतर्गत। प्रबंध के अंतर्गत काम को संपन्न कराने के लिए, कार्य को पूर्ण कराने के लिए आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। जो बड़े कर्मचारी होते हैं वो अपने छोटे कर्मचारी को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि काम को अच्छे से करिए या इतने समय पर कीजिए, इस टाइप का उसको क्या किया जाता है, निर्देश दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रकृति। मैंने आपको 6 पॉइंट बताया, इसको 6 पॉइंट से ज़्यादा लिखना चाहते हो तो बुक में जाएंगे, आपको कुछ पॉइंट और मिल जाएगा। फाइन, चलो आगे आते हैं। तो प्रबंध की प्रकृति होने का प्रबंध की विशेषताएं आते हैं। क्या आता है, प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की विशेषताएं में सबसे पहले प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रोसेस। प्रबंध के अंतर्गत या प्रबंध के माध्यम से जो भी काम कराया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है, जो लगातार चलते रहते हैं। मतलब जो जिस काम में माहिर है उसको वही काम दिया जाता है, जिससे कि काम आसानी से हो जाए, कम समय पर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर को इंजीनियरिंग का काम सौंपा जाएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टरी का काम सौंपा जाएगा, ताकि वो अपने काम को अच्छे से करे और निरंतर चलते रहे। और साथ ही साथ हमारा काम लगातार प्रक्रिया से बढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे, काम चलते रहे, रुके ना। काम रुकना नहीं चाहिए, हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए। काम कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, काम में वर्क में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। ठीक, ये रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, अब उसके बाद आ जाएंगे प्रबंध एक पेशा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रबंध एक पेशा, ये सेम टू सेम वही पॉइंट है, आपको उसमें डील कर सकते हो। प्रबंध एक पेशा मतलब प्रबंध लगातार, प्रबंध के अंतर्गत पेशेवर व्यक्ति आते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, जो पेशेवर होते हैं, पेशेवर के अंतर्गत काम किया जाता है। इसको आप पहले से देख लिए है, उसको बना लेंगे। ठीक है, जो पहले बताया था वही आ जाएंगे। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, इसको भी मैं पहले से बता दूं, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सर्वोत्तम तरीके से काम को करने की कला होते हैं, जिनको वही काम सौंपा जाए, मतलब वो काम में माहिर तो उसको वही काम सौंपे। इसको मैं पहले से बता दूं, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, अब उसके बाद आ जाएंगे प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा, इसको भी हम पढ़ लिए हैं। प्रबंध एक प्रणाली है, इसको भी मैं उसमें पढ़ा दिया हूँ, ये देखो। उसके बाद क्या, प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक है, इसको भी मैं बता दिया हूँ। अब उसके बाद प्रबंध मानवीय क्रिया है। अगला पॉइंट क्या है, प्रबंध मानवीय क्रिया है। प्रबंध मानवीय क्रिया कहने का मतलब यह है कि प्रबंध मानव से संबंधित होता है, मनुष्य से संबंधित होता है, किसी जीव जंतु से संबंधित नहीं होता। प्रबंध केवल व्यक्तियों के साथ ही किया जाता है। मतलब हम जैसे नियंत्रण करेंगे तो व्यक्ति को ही नियंत्रण कर सकते, किसी अन्य को नहीं। कहने का मतलब ये है कि प्रबंध मनुष्य से संबंधित रहेगा, किसी जीव जंतु या कोई जानवरों से नहीं, गाय बैल भैंस कुत्ते उत्ते से बिल्कुल नहीं रहेगा। समझ में आया? ठीक, समझ में आया पॉइंट? ठीक, समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक, उसके बाद प्रबंध का कार्य, ये बहुत ही बेहतरीन है। प्रबंध का कार्य, सबसे पहला आता है नियोजन। क्या आता है? नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना,
योजना बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो प्रबंध के कार्य में सर्वप्रथम नियोजन का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, प्रथम कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है, प्रथम कार्य है। इसके अंतर्गत भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, काम को किसके द्वारा करवाना है, किस समय पे करवाना है, कितने का क्या करवाना है, कितने का क्या नहीं करवाना है, ये सारे का योजना पहले से तैयार करके रखा जाता है ताकि भविष्य में काम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। समझ में आया? नियोजन के अंतर्गत हम प्लानिंग करते हैं कि काम को किस तरह से करवाना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, कितना करवाना है, किस समय किस जगह पर, ये सब का प्लानिंग करके रखा जाता है, यही नियोजन है। ठीक, उसके बाद दूसरा आएंगे, प्रबंध का द्वितीय प्रमुख कार्य संगठन है। अब देखो, आपने योजना तो बना लिया, प्लानिंग तो कर लिया, तो काम को क्या अकेले कर लेंगे क्या? नहीं, कर्मचारियों के द्वारा करवाया जाएंगे, है ना, श्रमिकों के द्वारा करवाया जाएंगे। मतलब आपको एक समूह की ज़रूरत पड़ेगा, एक संस्था की ज़रूरत पड़ेंगे या एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगा जिसके द्वारा आप अपने काम को करवा सके, है कि नहीं जी? तो प्रबंध के अंतर्गत प्रमुख द्वितीय कार्य है संगठन। संगठन के अंतर्गत अपने खुद के काम को करवाने के लिए व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है, व्यक्तियों का संगठन बनाया जाता है ना, उसका समूह बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है जिससे कि अपने स्वयं के कार्यों को करवाया जा सके। ठीक, अब आगे आएंगे नियुक्ति। अब जैसे आपने प्लानिंग कर लिया, व्यक्तियों का संगठन बना लिए, तो उस संगठन में किस व्यक्ति से क्या काम करवाना है और कौन व्यक्ति किस काम में माहिर है, इसका आपको क्या करना है? नियुक्ति करना है, चयन करना है। उसका क्या करना है? नियुक्ति करना, चयन करना है। क्यों? अब इसलिए भैया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कोई भैंस चराने वाला है कि नहीं? अब उसको बोलोगे कि तुम ट्रक चलाओ, क्या वो ट्रक चला पाएगा? क्या नहीं चला पाएगा, तो इसमें आपका काम बिगड़ेगा। और कोई ट्रक चलाने वाला है, उसको बोलोगे तुम भैंस चराने जाओ, क्या वो जाएगा क्या चराने के लिए? भैंस चराने जा, वो बोलेगा अबे मैं क्या ट्रक चलाने इसीलिए सीखा हूँ भैंस चराने के लिए, ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो भैया इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है उसको देख करके आपको नियुक्त करना होगा। आप उसका लीडर बन करके आप उसका खुद का चयन करेंगे कि आप इस काम में माहिर हो तो आप इस काम को करो, आप इस काम में माहिर हो तो इस काम को करो। समझ रहे हो ना? अतः उसका क्या किया जाता है? तीसरे स्थान पर नियुक्ति किया जाता है, चयन किया जाता है, जिससे कि काम निरंतर चले, काम में कम समय पर कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। समझ में आया? अब उसके बाद आएंगे संचालन। संचालन, संचालन मतलब कोई एक व्यक्ति, देखो आप जो संगठन बनाए हो, संगठन बनाए, उस संगठन में किसी को आपको क्या बनाना होगा? मुखिया बनाना होगा। क्योंकि आप मालिक हो तो हर बार वहाँ पर जा करके काम को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप केवल एक ही जगह का नहीं, है ना। संचालन के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे शादी ब्याह होता है, इसमें मज़ा आएगा। शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह होता है तो किसी एक व्यक्ति को संचालन का काम सौंपा जाता है कि नहीं? आप खाना को देखना, बाराती आएंगे तो खाना को देखना, उधर बैठने की व्यवस्था करा देना बड़े भैया, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? संचालन का मतलब होता है ऐसा मुखिया जो सारे काम का देखरेख करता है या कर सके। ठीक, जो सारे काम का देख रेख करता है, सारे काम को करवाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है? संचालन। तो प्रबंध के अंतर्गत संचालन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर होता है काम, कि यही बताता है काम को कब किस तरह से कैसे करवाना है। यही आपको क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे, इसी के माध्यम से काम को करवाया जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आ जाते अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। समय समय पर जितने भी संगठन में व्यक्ति है, कंपनी में जितने भी कर्मचारी है, उन लोगों को समय समय पर अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेशन का ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दिया जाता है। अरे भैया, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो काम कर करके थक जाता है। अब घर का ही बात कर लो, घर में सारे सदस्य रहते हैं, घर में काम करके थक जाते कि नहीं थक जाते? थक जाते हैं। तो वो लोग घूमने के लिए कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, कोई बड़े बड़े पर्यटन स्थल पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति काम करते हैं ना, कर्मचारी होता है, वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं।
डिमोटिवेट हो जाता है मतलब उसका माइंड क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो उन सबको समय समय पर ज्ञान बांटा जाता है, अभिप्रेरणा अभिप्रेरित किया जाता है, उसके मनोबल को बढ़ाया जाता है कि काम को कैसे करना है, काम पर कैसे उसका ध्यान लगाए रखना है। इस सब के लिए उनको ज्ञान दिया जाता है कि भैया आप काम नहीं करोगे तो आपके परिवार को कौन चलाएगा, ऐसे जुनून डाल डाल के जज्बा बढ़ा देते उसके अंदर। ठीक है, बातों को बोल बोल करके मतलब उसको मोटिवेट किया जाता है, डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको मोटिवेट किया जाता है, विप्रेरित किया जाता है, ज्ञान बांटा जाता है। जैसे अभी के डेट में खान सर जानते हो ना, खान सर कितना ज्ञान बांटते हैं। बेटा अगर दुकान पे बैठे फू फू उड़ाओगे ना तो एक दिन फू फू ही उड़ जाओगे ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे खान सर तरीके से बताते हैं भाई, है कि नहीं जी? आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताओ, बताते कि नहीं बताते? ज्ञान बांटते कि नहीं? मोटिवेट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। अभी प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिवेट करना, मतलब जो कर्मचारी का दिमाग भ्रष्ट हो गया है उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है, उसको समझाया जाता है ताकि काम को अच्छे से कर सके। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे नियंत्रण। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, कंट्रोल। आपके कंपनी में जितने भी कर्मचारी है उस पर आपका नियंत्रण बना हुआ चाहिए, रहना चाहिए आपका नियंत्रण। अगर आपका नियंत्रण उसमें नहीं रहेंगे, आप उस पर उन सब पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो काम पूरा ख़राब हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएंगे? अब किसी व्यक्ति से आपको काम कराना है, अब वो बोल दिया, तुम बोले हो अरे बाबूराव वो काम को कर दो करके, अब बोल रहा है क्यों मैं करूँ उस काम को, ऐसा करके बोल दिया, नहीं करता जाओ काम वाम को। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में तो काम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। मतलब आपके कर्मचारी है या जितने भी आपके कर्मचारी हैं कंपनी के अंदर, उपक्रम के अंतर्गत, तो सारे कर्मचारियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए जिससे कि काम को करवा सको, काम निरंतर चलते रहे। समझ में आया? जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो उसमें मैडम सर का कंट्रोल रहता है कि नहीं रहता है? कंट्रोल रहता है तभी तो बच्चे अच्छे से बैठ करके पढ़ते हैं जी, है कि नहीं? अगर कंट्रोल नहीं रहता तो क्या पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते? सही बात है कि नहीं? तो रहता है ना कंट्रोल। तो यहाँ पर बताया गया कि जितने भी कर्मचारी है सारे पर आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आ जाएंगे समन्वय। समन्वय का मतलब जानते हो, प्रबंध सभी जगहों पर है, सार्वभौमिक है, समन्वय है ना, सब में सम्मिलित है, हम में है, आप में है, आप में है, सभी जगहों पर है, सब में सम्मिलित होता है, सभी जगहों पर है। ठीक है, ठीक। अब आगे आएंगे तो क्या आएंगे, महत्व। मतलब प्रबंध का लाभ क्या है, महत्व क्या है, क्या क्या महत्व हो सकता है? तो महत्व की ओर ज्वाइन करें तो सबसे पहले लागत में कमी करना, लागत में कमी करना। प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों से कम समय पर और कम से कम लागत पर काम कराने का प्रथम उद्देश्य होता है, जिससे कि उसकी लागत में क्या आए, कमी आए, और उसकी लाभ में क्या हो, बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। समझ में आया? कम से कम समय पर, कम से कम समय, कम से कम लागत पर कर्मचारी से ज़्यादा काम करवाया जाए, जिससे कि लागत में कमी आ जाए और लाभ में वृद्धि हो जाए। ठीक है जी। अब दूसरा देखेंगे, उत्पादन के साधनों का सदुपयोग। कंपनी के अंतर्गत उत्पादन करने का जितना भी साधन होता है, साधन मतलब संपत्ति, औजार, औजार मतलब जैसे कोई कंपनी खोले तो कंपनी का तकनीकी भी बोल सकते हो। ठीक है, साधन का मतलब जो काम कराने का वो होता है जी। जैसे आप कंपनी डाले तो कंपनी में बहुत बड़े बड़े मशीन होंगे, तो सारे मशीनों का सही तरीके से उपयोग करना, कोई दुरुपयोग नहीं करना है। अब जैसे ये बुक है, ठीक है, ये क्या है आपका, बुक है, ये बुक है, तो ये बुक का आपको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। सदुपयोग करना मतलब इसको खोल करके पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और ले जा करके फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है। इसका काम क्या है, ये बुक है ना, ये बुक है, तो ये बुक को क्या करना है, निरंतर पढ़ते रहना। अगर निरंतर इसको पढ़ते रहोगे तो इसका सदुपयोग होगा, अच्छा उपयोग हो रहा है। और इसको खरीद लिए, खरीद करके एक बार पढ़ लिया और ले जा करके फेंक दिए कोने में, तो इसका सदुपयोग हो रहा है क्या? नहीं। उससे अच्छा तो मत खरीदो, इसको कोई दूसरा स्टूडेंट खरीदेगा और वो पढ़ेगा यार। सही बात है कि नहीं? अरे भाई आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पर दूसरे का तो मत छीनो। समझ रहे मेरी बात? अब तुम खरीद लिए और खरीद कर इसको ला करके कोने में फेंक दिए और बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे, खुद तो नहीं पढ़े, दूसरों को भी पढ़ने नहीं दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो साधन होते हैं, उत्पादन का जितने भी साधन होते हैं उसका सदुपयोग करें। जैसे मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ, सर्वोत्तम उपयोग। जैसे ट्रैक्टर है या नांगर है, नांगर हल बोलते हैं उसको,
जो बैल से जोतते हैं उसको क्या कहते हैं? हल। अब हल का सदुपयोग कैसे होगा? खेती किसानी के दिन आएगा तो खेत का जुताई करेंगे तो उसका सदुपयोग होगा, और उसी हल से, उसी नांगर से भैया आप फील्ड को जुताई करोगे, मैदान को, तो का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? और बैल को हाँक रहे हो, हथ 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 बोल रहे हो, ऐसा होगा क्या? इसमें होगा क्या? उसका सदुपयोग नहीं होगा। उसका सदुपयोग कब होगा, सदुपयोग कब होगा? जब उसको खेत में जुताई करोगे। और उसका दुरुपयोग कहाँ होगा? फील्ड में, मैदान में। मैदान में जुताई हो रहा है और बोल रहे हो, बैल को मार रहे हो, चल चल चल, ऐसे बैल को मार रहे हो, चलेगा क्या बैल? अरे भाई उसमें तो इंसान को भी लगा दोगे वो भी नहीं कर पाएगा। तो बैल ही होता है, समझ रहे हो ना? कहाँ से बुद्धि रहेगा उसके पास? मतलब साधनों का सदुपयोग करना है। जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना है। ये है बहुत बड़ी महत्व। ठीक। उसके बाद है बड़े उपक्रमों की जटिलता को दूर करना। जटिलता मतलब होता है कठिनाई, समस्या। बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो जितने बड़े बड़े कंपनी होते हैं उन सबके बड़े बड़े समस्याएं भी होती है। किसी में धन की समस्या, तो किसी में मज़दूरों की समस्या, किसी में और कुछ की समस्या। तो सभी समस्याओं को देखना, समझना, परखने के बाद उस समस्याओं को दूर करना, ये प्रबंध का प्रमुख लाभ होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद है शोध एवं अनुसंधान के लिए। अगला पॉइंट आएंगे। तो अगला पॉइंट क्या है? शोध एवं अनुसंधान के लिए। मतलब प्रबंध के अंतर्गत नए नए आविष्कारों के बारे में सोचा जाता है कि कैसे इस बार मंगल ग्रह में जल्दी समय पर पहुंच जाए। अभी गया था ना, मंगल में गया था ना, हाँ तीसरे टाइम मिशन मंगलम ओम मंगलम, शिव शक्ति है। ठीक है। तो नए नए अनुसंधान करना है। इस बार कहाँ जाना है? सूर्य पे चलना है क्या? सूर्य पुत्र करना करके। ठीक है। तो भैया प्रबंध के अंतर्गत यहाँ पर क्या आ जाएंगे? शोध अनुसंधान को भी ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज आधुनिक का ज़माना है। नए नए तकनीकों, नए नए आविष्कारों की खोज की जाए, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो नए नए आविष्कारों से, नए नए खोज अगर आप करते हो तो आपके काम आसानी हो जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, देखो मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था? पहले धान किससे कटाई करते थे? हाथ से कटाई करते थे, ऐसा ऐसा काटते थे। आज क्या चल रहा है? हार्वेस्टर चल रहा है ना, थ्रेसर, हार्वेस्टर। एक कॉल करो, हार्वेस्टर आया, धड़ 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 कटाई हो गया। तो यह है खोज। वैसे आपको प्रबंध के अंतर्गत करना, प्रबंध के माध्यम से करना कि किस तरह से आप खोज करेंगे, किस तरह से नए आविष्कार करेंगे, और उसी नए आविष्कारों से आप अपने काम को और बुलंदियों तक लेकर के जा सके। ठीक है जी। अब आगे आएंगे। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के अंतर्गत जो पहले से आपने योजना बनाई थी, जो पहले से आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, आप उसको पहले प्राप्त कीजिए। उस योजना को, उस लक्ष्य को अचीव कीजिए। ये इसका कार्य है। मतलब इसमें योजना बनाए रहते हैं ना, तो जो भी योजना रहता है उस योजना के तहत, जो लक्ष्य बनाया होता है उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करना है। पहले आप कुछ ना कुछ तो लक्ष्य बनाए होंगे। इंसान क्या है? कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहता है। प्लानिंग करने के बाद उसको कैसे हासिल करना है, उसको कैसे प्राप्त करना है, तो इस पर जोर दिया जाता है कि आप अपने पहले के लक्ष्य को पहले प्राप्ति करो, फिर दूसरे पर चलो। अब तुम एक साथ चल रहे हो, मेरे को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से आ जाए, आएगा क्या भाई? आता रहेगा, वो भी चला जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि जो आप पहले निर्धारित किए थे, आप पहले उसका प्राप्ति कीजिए। उसको प्राप्ति करने के बाद फिर से अगला का प्लानिंग कीजिए और अगला को प्राप्ति कीजिए। क्लियर? ठीक। आगे आएंगे योजना बनाने के लिए। प्रबंध के अंतर्गत योजना के बगैर कार्य संभव नहीं है, या बोल सकते हो कोई भी कार्य योजना के बगैर संभव नहीं है। योजना बना के कार्य को करना सर्वोत्तम कार्य कहलाता है। बगैर योजना का अगर काम करोगे तो निपट जाओगे। बगैर योजना का काम किया था, कौन काम किया था? गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। जानते हो अभिमन्यु को? अभिमन्यु का एक चक्र में घुसना उसका काल पे जाना था। जानते हो नहीं जानते? वो तो जानता था मैं मर जाऊंगा, उसके बावजूद वो कूदा। लेकिन ना, वो एक योजना के रूप नहीं था, योजना कुछ और था। योजना तो उन लोगों ने बनाया था, उनका योजना सफल हुआ, इनका विफल हो गया। खैर महाभारत में जो हुआ था वो होना ही था, है ना। अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, उसमें कूद गए और कूद करके निपट गए।
मतलब भैया अगर आप योजना नहीं बनाओगे, बगैर योजना का काम करोगे, तो जो हश्र अभिमन्यु का हुआ था वही हश्र आज होगा। तो आप पहले योजना बनाइए, योजना बना के काम कीजिए। जैसे गुंडे मूवी में देखते हो, किसी गुंडे को मारना होता है, विलन को मारना होता है, तो पहले क्या करते, प्लानिंग करता है। अच्छा वो मूवी देखे हो, हैप्पी न्यू ईयर देखे हो? चोरी करने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्लानिंग बना था। हैप्पी न्यू ईयर देखो आप लोग, हैप्पी न्यू ईयर में चोरी करने के, हैप्पी न्यू ईयर नहीं देखा यार? कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, गाना सुने हो इसका? कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, ऐसा गाना चलता है, वो है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब आप कुछ भी काम करोगे तो पहले योजना बना लो, प्लानिंग कर लो। योजना बनाने के बाद काम को करो भैया, तभी आपको काम में सफलता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, बगैर योजना का काम बेकाम होता है। पहले योजना बनाओ, फिर उस काम पर लग जाओ। जैसे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो पहले आप योजना बना लो। योजना बना लो कि कितने समय उठ करके पढ़ना है, कितने समय कॉलेज जाना है, कितने समय स्कूल आना है, कितने समय पढ़ाई करना है, इसका प्लानिंग कर लो। योजना बना लो, एक टाइम टेबल बना लो। बगैर योजना का, बगैर टाइम टेबल का अगर आप पढ़ाई करोगे, जो मुझे देख रहे हो और तुम भी, ठीक है, जो मुझे देख रहे हैं, बगैर प्लानिंग का, बगैर योजना का अगर पढ़ाई करोगे, तो भैया ये वीडियो याद रखना, योजना के बारे में बता रहा हूँ। जो हश्र अभिमन्यु का हुआ था ना, वही आपका होगा, वही सबका होगा। क्योंकि बगैर योजना का काम करोगे तो सफलता मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी काम को कर लो, कुछ भी काम को करने से पहले योजना बनाया जाता है, प्लानिंग किया जाता है कि हाँ हमको ये काम करनी है। ठीक है, तो योजना बना लो, टाइम टेबल सेट कर लो। एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं, 2 महीना बचा है, ओनली 2 मंथ। ठीक है, प्लानिंग कर लो, शेड्यूल तैयार कर लो, टाइम टेबल का, इतने बजे उठ करके पढ़ना, इतने समय ये करना, कर लो भाई। ओके फाइन, चलो आगे बढ़े। श्रमिकों की समस्या का समाधान के लिए कंपनी के अंतर्गत, अगला पॉइंट है हमारा, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी के अंतर्गत अनेकों प्रकार के मजदूर काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, और सारे श्रमिकों की समस्याएं को ध्यान में रख करके संचालक को काम करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप श्रमिक की समस्याओं को नहीं देखोगे, उसकी समस्याओं को नहीं समझोगे, तो श्रमिक काम को छोड़ करके चले जाएंगे, और चले जाएगा तो आपका नुकसान होगा, है ना। काम कौन करेगा? नुकसान होगा। तो भैया आपको उसकी समस्याओं को देखना होगा, समझना होगा, और उसकी जो भी समस्याएं रहेंगे उसको आपको क्या करना होगा, हल करना होगा, दूर करना होगा, जिससे कि उनका भी भला हो और आपका भी फायदा हो। ठीक, चलो आगे बढ़े। आगे है व्यक्तियों के विकास के लिए प्रबंध का सर्वोत्तम उपयोग व्यक्तियों के विकास के लिए किया जाना चाहिए, ना कि खुद की विकास। प्रबंध का उपयोग व्यक्तियों के विकास के लिए देखो, कर्मचारियों के विकास के लिए देखो, श्रमिकों के विकास के लिए देखो। अगर श्रमिक का, कर्मचारी का दूसरे व्यक्ति का विकास होगा तो ऑटोमेटिक आपका भी विकास हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप पहले दूसरे का विकास के बारे में सोचिए, दूसरे का विकास होगा तो ऑटोमेटिक आपका भी विकास हो जाएगा। प्रबंध के अंतर्गत विकास के बारे में देखा जाता है, सोचा जाता है, जिससे कि कर्मचारियों का, व्यक्तियों का विकास तेजी से हो। ठीक है, आगे आएगा ख्याति में वृद्धि। ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, है ना, फेमस होना। तो प्रबंध के अंतर्गत सारे काम को करवाते करवाते अपने खुद के स्टेटस के बारे में भी ध्यान दिया जाता है कि हमारा इस जगह पर क्या स्टेटस है, हमारा स्टेटस क्या है, हम अपने आप को कैसे फेमस करें, हम अपने व्यापार को कैसे फेमस होते हुए आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा व्यापार तेज़ी से चले और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारा व्यापार भी चले और हमारा नाम भी चले। इस बात पर भी ध्यान लगाया जाता है, ध्यान दिया जाता है, और ध्यान दे करके इस पर भी काम किया जाता है, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अतः ख्याति में भी वृद्धि करने में भी हमारा प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है जी, आगे है रोजगार में वृद्धि। प्रबंध के अंतर्गत जो युवा बेरोजगार है, उन सभी को रोजगार की प्राप्ति हो सकता है। बोलो कैसे? आपको देखना होगा कि कौन कौन से वर्ग कहाँ कहाँ से किस तरह से बेरोजगार भटक रहे हैं। आप उस बेरोजगारों को अगर काम दोगे तो आपका भी फायदा हुआ और उनका भी फायदा हुआ। तो इसमें बोला है रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, मतलब बढ़ोतरी जी, बेरोजगारी को दूर करोगे तो रोजगार में वृद्धि हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक। अब आगे आता है क्षेत्र। वित्तीय प्रबंध है, उत्पादन प्रबंध है। ठीक है, क्षेत्र देखते हैं। चलो अब क्या आएंगे? क्षेत्र आएंगे। इसका महत्व है, इसका क्या है? महत्व है। तो महत्व को आपको क्या करना है? महत्व को, रुको एक मिनट, महत्व को क्या करना है? ये जो महत्व है इसके दोष है, सॉरी,
महत्व का दोष आता है ना, सीमाएं आएंगे। उस सीमाएं को यहाँ पर जगह नहीं बना है तो मैं उसको छोड़ दिया हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर एक झलक में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आगे कहाँ है इसका, मिल नहीं रहा यार, दोष कहाँ है, इसी में बता देता मैं। यहाँ पर सीमाएं लिखा हूँ, सॉरी यहाँ पर महत्व लिखा हूँ। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है लिखने के लिए दोष को, तो ठीक है आप लोग दोष को देख लेंगे, या मैं ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा बता देता हूँ। क्षेत्र के आसपास था ना, महत्व कहाँ है, महत्व कहाँ है, कहाँ हो मेरे महत्व, महत्व 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 नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो, अरे सॉरी, दोष नहीं दिख रहा है, सॉरी दोष। चलो आगे बढ़े। तो प्रबंध का क्षेत्र में आते वित्तीय प्रबंध। वित्त का मतलब होता है पैसा से क्या, वित्त वर्ष का मतलब वर्ष होता है जो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। वर्ष जुड़ रहेगा तो वित्तीय वर्ष आ जाएंगे। यहाँ पर वित्त प्रबंध है। वित्तीय प्रबंध मतलब इसमें पैसा से संबंध, फाइनेंस मतलब पैसा से संबंधित रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे इसमें आर्थिक पूर्वानुमान लेखांकन, वित्त लेखांकन, लागत लेखा विधि, सांख्यिकीय नियंत्रण, बजटरी नियंत्रण, निष्पादित नियोजन एवं मूल्यांकन शामिल है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूर्वानुमान लेखांकन है, बजटरी नियंत्रण है, लागत लेखांकन है, ये सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है जिससे कि लागत में वृद्धि करवाया जा सके, अपने खुद के फाइनेंशियल का स्टेटस देखा जा सके कि हमारा लेवल क्या है, ठीक है। अब उसके बाद आएंगे उत्पादन। उत्पादन में इसमें इस बात को ध्यान में दिया जाता है कि हमारा उत्पादन कहाँ कहाँ तक सीमित है, हमारा क्षेत्र कहाँ तक है, हमारा उत्पादन का क्षेत्र कैसा है, उसको ध्यान में रख कर के काम को किया जाता है जिससे कि काम में वृद्धि हो सके उत्पादन क्षेत्र पर, ठीक है। उसके बाद विकास प्रबंध। विकास प्रबंध में क्या है, आधुनिक युग, आज का युग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अरे बहुत आसानी से बढ़ रहा है। वो देखे हो, अरे बाड़ी में देखे हो, अरे जो लौकी होता है ना, लौकी एक दिन में इतना बड़ा बढ़ता है, दूसरे दिन में इतने बड़ा, तीसरे दिन में ऐसा बड़ा बड़ा बढ़ जाता है लगा के। वैसे जाम विकास हो रहा है, जैसा जाम को देखे हो ना, जाम एक दिन में इतना बढ़ रहा है, दूसरे दिन ऐसा बड़ा बड़ा हो जाता नहीं हो जाता, जामुन जी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो भैया विकास कैसे होता है, मतलब वो अलग टॉपिक था, बता रहा था मैं समझाने के लिए कि इसमें विकास कैसा होगा। तो आपको अपने खुद के कंपनी को, अपने आप को विकास करवाना है तो आपको उचित तरीके से जितने भी आधुनिक संसाधन है, जैसे मशीन है, औजार है, यंत्र संयंत्र है, उस सब का सभी का अच्छे से उपयोग किया जाए जिससे कि आपका और आपका क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो, क्षेत्र में आपका वृद्धि हो, विकास हो, आपकी ख्याति बढ़े, ठीक। अब उसके बाद आ जाएंगे वितरण प्रबंध। वितरण प्रबंध के अंतर्गत आता है, वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। प्रबंध के अंतर्गत आपका वितरण का क्षेत्र कहाँ तक है, आप कहाँ तक अपना व्यापार सीमित रखे हो, या आपका व्यापार छोटा है या बड़ा, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। और आप अपने क्षेत्र पर जा कर के अपने वस्तुओं को, सामग्री को जा कर के वितरित कर सकते हो, मतलब अपने वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हो वितरण में, ठीक है जी। आगे आएंगे क्रय पर। क्रय प्रबंध में अंदर इसके अंतर्गत आएंगे, क्रय के अंतर्गत आप किस किस पर नियंत्रण रखना चाहोगे, तो निविदा पद्धति है, ठेका पद्धति है, भंडार पद्धति है, स्कंद नियंत्रण पद्धति है। ठेका पद्धति, इसके बाद है टेंडर। ठेका मतलब टेंडर, काम करते हो तो काम को कैसे करवाते हो, ठेका लेकर के करते हो कि ठेका लेकर के करवाना है, निविदा के माध्यम से करवाना है, कैसे करवाना है, इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और अपने काम को करवाया जाएगा जिससे कि आपका व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हो। ऑल राइट, ठीक। आगे क्या है, परिवहन प्रबंध। भैया काम को करवाने के लिए, आने जाने के लिए, है ना, मोटर गाड़ी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, तो आपका क्षेत्र के हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से, अपने स्तर के अनुसार आपके पास संसाधन का होना जरूरी है। साधन नहीं रहेंगे तो काम को करवा पाओगे क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाओगे क्या, ठेका दियो दूसरे जगह पर, अब ठेका में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा देखने के लिए जाओगे तो क्या आप जा पाओगे क्या, नहीं, साधन आवश्यक है। कार्यालय प्रबंध, आप कुछ भी काम करते हो या कुछ भी काम करवाते हो, छोटा हो या बड़ा, काम का एक निश्चित जगह होना चाहिए, संस्था होनी चाहिए,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे जा कर के अपने काम को करवा लो, वहाँ पे जा कर के अपने काम, ऐसा नहीं। कुछ भी काम को करवाने के लिए कुछ भी एक नियमित स्थान होना चाहिए। समझ में आया? जिससे इसमें जा कर के अपने कार्य का अनुमान लगा सके, अपने काम को देख सके, अपने मन की बात को सोच सके, अपने काम में वृद्धि करवा सके। ठीक। अब उसके बाद है सेवा वर्गीय। सेवा वर्गीय का मतलब होता है सेवा भावना। ओके ठीक, सेवा भावना। ओके आई गॉट इट, यू कैन गो नाउ। ठीक, तो यहाँ पर है सेवा वर्गीय साधन। इसके अंतर्गत साधन की प्रबंध है, सेवा वर्गीय प्रबंध है। इसके अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि रोजगार में क्या स्थिति है, हमारा रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं। इसके अंतर्गत पद स्थापन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, इस पर ध्यान दिया जाता है और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। मतलब आपके अंतर्गत जो भी काम करेंगे उसको आपको सेवा प्रदान करना है, काम करने वाले कर्मचारी को रोजगार में वृद्धि करना है, उनको रोजगार देना है, उनका प्रमोशन करना है, मतलब डेवलप कराना है उसका, इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया 15 नंबर का। इसका वो नहीं मिला यार महत्व को, चलो ठीक देख लेना तुम। सॉरी दोष नहीं मिला यार, दोष को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रबंध का पूरे डिटेल कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, आप लोग को बता दिया। आप सब क्या करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, एक बार और वीडियो में देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी मुझे देख रहा है वो भी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है आप उसको सुन करके, देख करके आसानी से आंसर बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए वीडियो ले करके आता रहूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अच्छे से एक बार और देख लेना, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, अपने से अगर आप नहीं पढ़ पाते, अपने से याद नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर एक ही जगह पर आपको सब चीज़ एक ही समय पर मात्र आधे घंटे में मिल जाएंगे, आधे घंटे में पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आप याद करते हो तो पॉइंट को याद करो, अंदर के डील एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसको माइंड में छाप लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, आप एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो इस बात को खास याद रखना। मैंने आपको 15 नंबर का बता दिया है, 15 नंबर का सवाल BCom सेकेंड ईयर में आएगा, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, जाएंगे 15 नंबर का सवाल आएगा। 15 में आपको 12, 13, 14 जितना बनता है उतना लेना है। और कितने पन्ने में लिखना है इसको, कम से कम 7 पन्ना, मतलब 14 से 16 पेज में लिखना है। ठीक है, लिखा कैसे जाता है मैं बताऊंगा आपको, पूरे डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से अंक बनाया जाता है और किस तरीके से थ्योरी को बनाया जाता है। ठीक, तो ठीक, हम अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग के लिए भी जो भी अभी मैंने इन लोग को बोला वो आपके लिए भी है। मैं जो भी करूँगा यूट्यूब में जाएगा, आप चाहो तो, अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइबर हो, हमारे फैमिली मेम्बर में जुड़ गए हो, मतलब हमारे सब्सक्राइबर हो, फैमिली मेम्बर हो, तो आप प्रतिदिन वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आगे मैं ये प्रबंध का बता दिया, कुछ दिन बाद कुछ और नया टॉपिक लेकर के आऊँगा जिसका क्वेश्चन आएगा, ये इसका क्वेश्चन आएगा प्रबंध से। कुछ भी क्वेश्चन है प्रबंध से, यूनिट 1 में, BCom सेकेंड ईयर में, MCom में या 11वीं 12वीं में जो भी क्वेश्चन है आपको इसी को लिखना है। एक चीज़ बस छूटा है यहाँ पर, सीमाएँ। ठीक है, उसको आप डील कर लेंगे, बुक में देख लेंगे, सीमाएँ छोटा मोटा है उसका दोष निकालना है। ठीक है जी, चलो ठीक, तो ठीक है, अब हमें ज़्यादा समय भी हो गया, नहीं तो मैं बता देता, मेरा आगे लाइव क्लास का समय हो गया है, 7:30 होने को है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।